हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबके लिए लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर हम बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स चुन के लाते हैं आपके लिए। सारे बेकार की खबरों को हम साइड में रखते हैं और एनालाइज करते हैं इनके क्या इफेक्ट्स होंगे आपकी लाइफ पर या हमारे देश पर, आपके फाइनेंसेस पर स्पेसिफिकली। तो यहाँ बिजनेस और फाइनेंशियल चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल का नाम है ऑयल डिप्स कॉपर स्लाइड्स टू 8 वीक लो ऑन चाइना डेटा। चाइना से कुछ ऐसा डेटा आया है कि ऑयल, कॉपर, ये दोनों 8 हफ्ते के निचले स्तर पे चले गए इनके दाम। ऐसा क्या हो सकता है चाइना में कि क्रूड ऑयल के दाम इतने गिर गए, कॉपर के दाम गिर गए? आइए जानते हैं। तो एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, मंडे को हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और इसके अलावा यूएस से भी कुछ डेटा आया। तो एशियन मार्केट में ऑयल इसलिए नीचे आया क्योंकि यूएस में कंज्यूमर डिमांड कम हो गई है, मतलब लोग पहले से कम खर्च कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें मई में, तो क्रूड प्रोडक्शन बढ़ा है चाइना में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है। तो सबसे पहले अगर आप ऑयल बेचते हैं तो देखिए, दुनिया का आपका जो सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है, उसने खुद भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया इस बार, तो आपसे कम खरीदेगा। दूसरी बात, यूएस जो कि बहुत बड़ा कंज्यूमर है ओवरऑल, वो भी वहाँ पे भी अगर आप देखें तो लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं। तो जब वहाँ पैसे कम खर्च होंगे तो फिर ऑयल डिमांड भी वहाँ पे क्या होगा, कम ही होगा ओवरऑल। तो ऑयल के दाम इसीलिए नीचे आए क्योंकि अभी तुरंत नहीं, लेकिन आगे जो डेटा दिख रहा है कि डिमांड कम हो रही है। एक जगह पर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कंज्यूमर ही कम खर्च कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें दिखा कि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में, अगर आप ब्रेंट क्रूड नाम से ट्रेड करता है, ये चेक करें तो आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है आज के दिन में। मैं आपको बता दूं, कॉपर, कई लोग सोचेंगे कॉपर का क्या है, लेकिन आप देखिए आज इस बार गर्मी में सबसे ज़्यादा एसीज बिक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे हैं, सब में कॉपर यूज़ होता है, राइट। एसी आप लेते हैं तो लिखा होता है ना कि कॉपर यूज़ हुआ है, कॉपर से बना है ये। पंखे भी आप लेते हैं, कोई भी मोटर्स लेते हैं तो कॉपर वायरिंग आप ढूंढते हैं वहाँ पर। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये एक एसेंशियल चीज़ है। एंड क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ इकोनॉमिक डेटा में हमें वीक स्पॉट्स नजर आए, इसकी वजह से कॉपर के दाम भी गिर गए। क्यों? क्योंकि चाइना मेटल प्रोड्यूस तो करता ही है, लेकिन कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पे चाइना में डिमांड कम होने की वजह से कॉपर के दाम भी हमें गिरते हुए दिखे लंदन मेटल एक्सचेंज पे। लंदन मेटल एक्सचेंज पे यूजुअली लोग दाम चेक करते हैं कि जितने भी मेटल प्रोडक्ट्स हैं इनके दाम क्या चल रहे हैं। तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रेड करती है इंडिया में भी चाहे तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं अभी कॉपर का। इसके अलावा एल्यूमिनियम का स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही हमारा कमोडिटी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, वहाँ से। तो इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी ने कुछ फिगर्स रिलीज किए मंडे को, जिसकी वजह से डिमांड रिकवरी की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि चाइना में तो बहुत बढ़िया डिमांड आने वाला है, ग्रोथ बिल्कुल बढ़िया होने वाला है इस बार, क्योंकि अब हमें दिख रहा है ओवरऑल चार्ट पे कि पहले से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, चीज़ें बेटर हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट ही रहा डिमांड की रिकवरी में। चाइना में लोग पैसे खर्च ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंजम्पशन कम हो जाएगा तो फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे? लोग अगर पैसे खर्च करना बंद कर देंगे तो, राइट, कंपनीज क्या बेचेंगी? फिर जॉब्स भी और कम हो जाएंगे। जब कंपनी के सेल्स कम हो जाएंगे तो फिर जब जॉब्स कम हो जाएंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो और कम कंज्यूम करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, और इस साइकिल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए, अब रिटेल सेल्स तो स्ट्रांग थी, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बेटर रहा। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में कम देखा गया तेजी, और इसके अलावा हाउसिंग स्लम्प और ज़्यादा डीप हो गया। चाइना में हाउसिंग क्राइसिस तो ऑलरेडी चल रहा है। आप जानते हैं कि कितने सारे फ्लैट्स, बिल्डिंग, सिटीज़ ऐसे ही खाली पड़ी हैं, कोई नहीं रह रहा है। और बड़े बड़ी कंपनीज जो टॉप वहाँ की बिल्डर्स हैं, उन्होंने सारे लोन डिफ़ॉल्ट कर दिए, उनके पास पैसा ही नहीं है देने को, सरकार को वहाँ पैसा लगाना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। तो आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी बबल बन गया था चाइना में, इतना बड़ा प्रॉपर्टी बबल कि यहाँ पे जो आधे से ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी आई हैं वो प्रॉपर्टी बबल की वजह से ही आई। तो कॉपर ने रैपिडली रिट्रीट कर दिया।
क्यों? क्योंकि ग्लोबल इन्वेंट्री बढ़ रही है। अच्छा देखिए, कॉपर के दाम इस चीज़ पे भी बढ़ते और घटते हैं। और क्रूड के दाम में आपको बता दूं कि ओवरऑल आप देखेंगे कि इन्वेंट्री चेक की जाएगी, ठीक है। आज इंडिया में, यूएस में या चाइना में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यहाँ पे इन्वेंट्री कितनी बची है, मतलब कितना स्टॉक में रखा है। अगर इनके पास स्टॉक में ज़्यादा रखा हुआ है कॉपर, इसका मतलब कॉपर का डिमांड कम है, बिक नहीं रहा है, स्टॉक नहीं पड़ा है, तो कॉपर के दाम गिर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑयल के दाम भी गिर जाते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है इन्वेंट्री, जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री डेटा, ये कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स वैसे भी प्रेशर में आ गए थे, मेटल्स के दाम ओवरऑल। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने फिर से एक्सपेक्टेशंस को वापस रख दिया टेबल पे रेट हाइक के। उनका ये कहना था कि भाई अगर इन्फ्लेशन, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कम ही नहीं हो रहे हैं, महंगाई कम ही नहीं हो रही, तो हमें ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं करेंगे, अगर वापस से महंगाई ऊपर आई तो हम फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। इस बात पे, सिर्फ इस स्पेकुलेशन पे ही चीज़ें इतनी उथल पुथल हो जाती हैं कि देखिए, आप मेटल के दाम गिर गए कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, ब्याज दर घटेंगे नहीं, और ब्याज दर जब तक बढ़ते रहेंगे ना, ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी में अच्छे से, ठीक है। तो ब्याज दर अगर घटते हैं तो एक्सपांशन होगा, कंपनी सस्ते दाम पर लोन लेके और पैसा लगाएगी, और कंस्ट्रक्शन होगा, कॉपर यूज होगा, मेटल्स यूज होंगे सारे, राइट। कंजम्पशन बढ़ेगा इन चीज़ों का, लेकिन ये होता हुआ हमें दिख ही नहीं रहा। ब्याज दर फेडरल रिजर्व कम करने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे यूएस में भी स्पेंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे पैसा। चाइना में डिमांड की रिकवरी भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिख रही है हमें यहाँ पे। इसके अलावा और क्या चीज़ें अगर आप देखें इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आते हैं एक और पर्सपेक्टिव पे, बात करते हैं एक और पर्सपेक्टिव की। ये है जियोपॉलिटिकल फ्रंट, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल स्लो डाउन। सबसे पहले एक ही बड़ी चीज है जो हम लोग डेली सुनते हैं, वो है इजराइल और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि वाइडर मिडल ईस्ट वॉर का जो कंसर्न है कि ये मिडल ईस्ट वॉर और बढ़ सकता है और एक्सपैंड हो सकता है, ये और इंटेंसिफाई हो गया, क्योंकि हमें लेबनान के हिजबुल्लाह मूवमेंट में कुछ एक्टिविटीज देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि इजराइल यहाँ पे और रिएक्ट कर सकता है इसके अगेंस्ट। अगर आप देखें तो रिलेटिवली हैवी एक्सचेंजेस हुए हैं, मतलब भारी गोलाबारी हुई है ओवर पास वीक, एंड जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप भी देखने को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इकोनॉमी में किसी को भी नहीं पसंद, और गाजा और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जब तक खत्म नहीं होता, हमेशा मिडल ईस्ट में अनसर्टेनिटी रहेगी। और मिडल ईस्ट किस लिए फेमस है आप बताइए? आपकी लाइफ में मिडल ईस्ट से बहुत फर्क पड़ता है, इजराइल और गाजा के वॉर से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक चीज गड़बड़ हुई और आपके जो एनर्जी के दाम है वो आसमान छू जाएंगे। जो भी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इकोनॉमी इसी पे चल रही है, राइट। ये पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई एस्केलेशन ना हो, और सारे देशों को मिलके इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरीके से सॉल्व करना होगा। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। डिसइंफ्लेशन इन यूरोजोन विल बी बम्पी, ईसीबी के प्रेसिडेंट का कहना है। सबसे पहले ईसीबी क्या चीज है, यहाँ पे देखिए एक की हाईलाइट है हमारे लिए। ईसीबी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूरोप में एक पूरी यूरोप का सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का कहना है कि डिसइंफ्लेशन बम्पी होगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया? महंगाई दर बढ़ना, है ना। इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रहा है। डिसइन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ? महंगाई दर को घटाना, नीचे लाना। तो महंगाई दर हर देश में इशू बना हुआ है एक्सेप्ट चाइना। चाइना में आप देखेंगे उससे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है डिफ्लेशन की, ठीक है। तो जहाँ पे डिफ्लेशन क्या है, जब चीज़ों के दाम घट रहे होते हैं क्योंकि डिमांड नहीं है उनकी। इन्फ्लेशन में क्या है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं, महंगाई बढ़ रही होती है क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा होता है उनका। तो इनका ये कहना है कि देखिए ओवरऑल प्रोग्रेस सही है, लेकिन अभी भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं यूरोप में। यूरोप में भी महंगाई दर से क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप इन्फ्लेशन का जो टारगेट रख रहे हैं ये जाना इतना भी आसान नहीं होगा, ऑल्दो हम अभी सही बात पे हैं। तो इनका ये कहना है कि ऑप्टिमिज्म है जिसकी वजह से हम ब्याज दर को घटा पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे भी बात किस चीज की हो रही है? देखिए एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात हो रही है,
ठीक है, क्योंकि यूरोप में एक और प्रॉब्लम है। यूरोप में प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इनका पड़ोसी रशिया। आप जानते हैं नेचुरल गैस, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो नेचुरल गैस का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हिस्टोरिकली उसने नया रिकॉर्ड बना दिया था और यूरोप को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। ओवरऑल उनके बिजली और एनर्जी के दाम इतने बढ़ गए थे कि सर्दी में बर्फबारी में भी लोगों को बोला जा रहा था कि आप हीटर ना यूज़ करें या कम यूज़ करें, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो इनका ये कहना है कि अभी भी बहुत सारे इनके पास चैलेंजेस हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम अभी सही दाम पर हैं। थोड़े बहुत हिकअप्स आते रहेंगे बट हम एकदम ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। मस्क ने ऑफिशियली शिफ्ट कर दिया है टेस्ला के इनकॉर्पोरेशन को टू टेक्सास। ये तो बहुत ही फेमस खबर है। अगर आप देखें, टेस्ला ऑफिशियली शिफ्ट कर रहा है अपना इनकॉर्पोरेशन कहाँ? टेक्सास। पहले कहाँ था? ये था डेलावेयर में। मैं बता दूं, डेलावेयर में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज डेलावेयर में एक्चुअली शिफ्टेड है और अभी शिफ्ट हो गए हैं टेक्सास पे, जो कि एक ट्रेंड बन गया है यूएस में। बहुत सारी कंपनीज अब टेक्सास शिफ्ट हो रही हैं बेटर टैक्स लॉस की वजह से और बेटर ओवरऑल लॉस की वजह से। तो यहाँ पे फिजिकल हेडक्वार्टर्स अब क्या होगा, जो ऑलरेडी ऑस्टिन में था लीगली, अब ये वहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो पेपर वर्क भेज दिया गया है और यहाँ पे हुआ ये कि कई शेयर होल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि एलॉन मस्क को ना $56 बिलियन का एक कॉम्पनसेशन पैकेज मिलना चाहिए। और डेलावेयर के एक जज ने ही मना कर दिया, कहा कि नहीं ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद टेस्ला के शेयर होल्डर्स बहुत नाराज हो गए कि नहीं, हमें तो इन्हें कॉम्पनसेशन देना है $56 बिलियन का। तो क्या हुआ, इसी बात पर इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अब शिफ्ट कर रहे हैं टेक्सास, हम टेक्सास में शिफ्ट होंगे। हम ऐसी जगह नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे ये जजेस जो है ये कंपनीज के अफेयर में ऐसे हर्डल्स डाल दें। दूसरा आर्टिकल, पुतिन टू विजिट नॉर्थ कोरिया एज यूएस allies decry मिलिट्री टाइज। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, जो कि अक्सर हम लोग देखते हैं रशिया और नॉर्थ कोरिया के टाइज काफ़ी क्लोज हैं, ये विजिट करेंगे कहाँ? नॉर्थ कोरिया इस हफ्ते। फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स, पिछले 24 साल में पहली बार। एंड इन कंट्रीज का कहना है कि ये एक बहुत ही रेयर ट्रिप होगा जो अंडरस्कोर करेगा मॉस्को के बढ़ती हुई पार्टनरशिप को। बर्जनिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, ठीक है, बर्जनिंग पार्टनरशिप विथ द न्यूक्लियर आर्म सेट। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन, जो वहाँ के डिक्टेटर हैं, उन्होंने इन्विटेशन दिया था पुतिन को लास्ट सितंबर। एंड उनके इन्विटेशन पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम एक फ्रेंडली स्टेट विजिट करेंगे। कहाँ पर? नॉर्थ कोरिया। आते हैं अगले आर्टिकल पर। 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स मॉडर्नाइज्ड न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन 2023। 9 न्यूक्लियर आर्म नेशंस इंक्लूडिंग कौन कौन? सबसे पहले आप देखिए न्यूक्लियर आर्म स्टेट कौन कौन से हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कंटिन्यू कर रहा है अपने वेपन आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को मॉडर्नाइज करना। कईयों ने डिप्लॉय किया है नए न्यूक्लियर केपेबल वेपन सिस्टम्स 2023 में। एक स्वीडिश थिंक टैंक का ये कहना है इनके एनालिसिस में। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया और कहा कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये बढ़ चुका है 410 से 500 एक साल में, जनवरी 2023 से जनवरी 2024 में, और एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस तरीके की नई आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रूज अचीव की जा रही है न्यूक्लियर वॉरफेयर में, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।